आज मैं आप लोगों के सामने छंद के बारे में लेकर आई हूँ। तो छंद के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये छंद क्या होता है। तो सबसे पहला पंक्ति है छंदः पादो तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है, यानी कि वेद पुरुष का पाद है छंद। ठीक है। कात्यायन के अनुसार छंद क्या है, इन्होंने अपना जो है वो अलग डिफाइन किया है। तो यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत हो उसे ही छंद कहा जाता है। ठीक है। अक्षर की संख्या जिसमें नियत हो उसे ही क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। उसके बाद यास्क के अनुसार से जो है वो छंद शब्द का व्युत्पत्ति इन्होंने बताया छद धातु से। छद अर्थात ढकना। ठीक है। और आच्छादने आवरने से भी बताया है इन्होंने। इनकी जो पंक्ति है वो क्या है, छादयति आवृणोति मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः। छादयति आवृणोति मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः, इसे ही छंद कहते हैं। अब छंद का जो है वो दो प्रकार से छंद होता है, एक वैदिक छंद भी होता है और दूसरा लौकिक छंद भी होता है। तो वैदिक छंद में क्या होता है कि उसमें जो है वो वर्ण को ध्यान में रखा जाता है। वैदिक छंद वार्णिक छंद है, जैसे कि गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति। ठीक है। ये सारा जो है वो क्या है, वैदिक छंद है। वैदिक छंद जो है वो मुख्यतः 7 माना जाता है, लेकिन और भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 7 वैदिक छंद है। उसके बाद लौकिक छंद मात्रिक, इसमें मात्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आर्या छंद। आर्या छंद जो है वो लौकिक भी है और वैदिक भी है। ये जो आर्या छंद है इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है। उसके अलावा भी वंशस्थ है, उपजाति है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा इत्यादि बहुत सारे छंद जो है वो लौकिक छंद में है, आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो पुस्तक में थोड़ा सा मैं देखकर बताती हूँ कि इसमें जो है वो संस्कृत के बारे में, संस्कृत का जो पद्यमयी काव्य है। ठीक है। पद्यमयी काव्य मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो भी श्लोक में निबद्ध जो है, जो काव्य श्लोक में निबद्ध है उसे पद्यमयी काव्य कहते हैं। और वो पद्यमयी काव्य में जो है वो 4 पाद होता है, मुख्यतया 4 पाद होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे 3 भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो 4 पाद वाली होती है। इसमें जो है वो क्या है, थोड़ा सा आप जान ले, अक्षर के बारे में जाने, मात्रा के बारे में जान ले, थोड़ा यति क्या होता है उसके बारे में जाने, पाद तो जान ही गए हैं। ठीक है। तो अक्षर के बारे में बता रहा है कि शब्द का वह भाग है जो एक ही बार के उच्चारण में आसानी से कहा जा सके। एक ही उच्चारण के बाद, एक ही उच्चारण में जो है वो आसानी से जो कहा जा सके उसे ही क्या कहा गया है, अक्षर कहा गया है। मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता कभी, जिसका नाश नहीं होता, उसे ही अक्षर कहा गया है। अक्षर में स्वर के साथ व्यंजन लगा होता है, यथा क्र, सम आदि। ठीक है। यदि अक्षर के साथ कोई व्यंजन न भी हो तो भी उसे अक्षर ही कहेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अक्षर शब्द में अ, ये भी क्या है, अक्षर ही है। ठीक है। अब मात्रा किसे कहते हैं, तो सिंपली जो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता हो, ठीक है, वो मात्रा है। आगे अक्षर के 2 भेद हैं, अक्षर के 2 प्रकार हैं, एक होता है लघु और दूसरा होता है गुरु। तो लघु को जो है वो हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं, ये हो गया, मतलब ये लघु का चिन्ह है। ठीक है। और गुरु का चिन्ह जो है वो एस के रूप में होता है, एस सिंबल में जो है वो गुरु होता है। ठीक है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। ये जो है वो लघु का चिन्ह है, ये क्या है, लघु का चिन्ह है। ये लघु का चिन्ह है और ये जो है वो गुरु का चिन्ह है। यानी कि ये जो खड़ा लाइन है इसे क्या कहेंगे, लघु कहेंगे, और ये जो एस वाला जो सिंबल दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, तो गुरु कहेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोग को। अब थोड़ा और भी देखिए, लघु अक्षर उसे कहते हैं जिसमें स्वर ह्रस्व हो। ठीक है। जिसमें स्वर क्या हो, ह्रस्व हो। और गुरु अक्षर उसे कहते हैं जिसमें स्वर क्या हो, दीर्घ हो। तो ह्रस्व वाले को देख लेते हैं। तो देखिए ये ह्रस्व स्वर वाले,
यही है लघु, ठीक है। तो जैसे आ, ई, उ, री, री, ये सब जो है वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ में क्या आ जाएगा, ये दीर्घ में देखिए इसका सिंबल एस होता है, तो ये दीर्घ में देखिए अमिया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आदि। आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आ जाएगा, और दीर्घ स्वर में अमिया, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, दीर्घ री आ जाएगा, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे दीर्घ में आ जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा और भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। जब ह्रस्व स्वर के बाद अनुस्वार अथवा विसर्ग अथवा संयुक्ताक्षर आता है, तब उस ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में दीर्घ माना जाता है। कब कब, जब ह्रस्व स्वर के बाद अनुस्वार या संयुक्ताक्षर या फिर विसर्ग आता हो, तब उस स्वर वर्ण को जो है वह, तब उस स्वर को छंद शास्त्र में दीर्घ मानना चाहिए। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मंदा, जैसे क्या है, मंदा, तो ये मंद जो है ये क्या है, मंद है, मंदा। तो इसमें देखिए क्या है कि जो मंद में माँ, मंद में क्या है, ये माँ जो है वो दीर्घ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो क्या है, ना है, यानी कि अनुस्वार है, ठीक है, इसलिए ये जो माँ है वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में देखिए यहाँ पे देखिए ये ना है, ठीक है, ये आधा ना और दा है, तो आधा ना और दा आता है। इसी भांति संचय, संचय में जो सा के ऊपर अनुस्वार है, तो इसलिए वो सा जो है वो क्या है, दीर्घ है, क्योंकि सा अनुस्वार सहित है। उसी प्रकार से देवाह, देवाह में देखिए कि देवाह में जो वह है, मतलब वाह के बाद जो विसर्ग है, तो वो वाह जो है वो वाह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं क्या बोली कि जो भी ह्रस्व स्वर रहेगा ऐसा सिर्फ छंद में होगा, ठीक है। जब भी ह्रस्व स्वर रहेगा उसके बाद विसर्ग हो या अनुस्वार हो या संयुक्ताक्षर वर्ण हो, संयुक्ताक्षर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे देवा है, तो देवा में जो यहाँ पे क्या है, ये विसर्ग है, और ये इससे पहले क्या है, वाह है, तो ये वाह तो दीर्घ नहीं ना है, लेकिन ये वाह के बाद ठीक विसर्ग है, इसलिए ये वाह जो है वो दीर्घ हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए क्या है, वृत्त शास्त्र की ऐसी परिपाटी है कि यदि पद्य में पाद के अंत वाला अक्षर गुरु अपेक्षित है, ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है कि जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र की ऐसी परिपाटी है कि यदि पद्य में पाद के अंत वाला अक्षर गुरु अपेक्षित है किंतु वह लघु है, तो उसे उस स्थान पर गुरु ही मान लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि श्लोक जो पाद है, ठीक है, पाद के अंत में अगर मान लीजिए कि वो क्या है, लघु है, ठीक है, क्या है, लघु है, मान लीजिए दा है, ठीक है, तो दा है, तो वही बोल रहा है कि अगर लघु हो तो उस स्थान पर आप गुरु, आपको अगर गुरु का करने का जरूरत पड़े तो आप गुरु भी कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर गुरु है तो आपको ह्रस्व करने का जरूरत पड़े तो आप उसको ह्रस्व करके लघु भी बना सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा वहां पे क्या है, थोड़ा सा ढील छोड़ा गया है, ठीक है, थोड़ा सा आप जो है वो वहां पे आपको फ्रीडम छोड़ा गया है कि पाद के अंत में अगर गुरु है कोई भी वर्ण और आपको लघु का जरूरत है तो आप उसको लघु कर सकते हैं, और यदि लघु है अगर आपको दीर्घ करना है तो आप उसको दीर्घ कर सकते हैं। मतलब आपको जो है वो जरूरत के अनुसार से आप ह्रस्व कर सकते हैं या दीर्घ कर सकते हैं, लघु कर सकते हैं या फिर आप उसको गुरु कर सकते हैं, अपने जैसे जरूरत है उसके अनुसार से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा यति के बारे में जान लीजिए। यति में क्या होता है कि जब आप गान कर रहे होते तो कहीं पे आप रुकते हैं, अपना सांस को थोड़ा सा रोकते हैं, ज्यादा नहीं, सेकेंड के लिए जब आप रुकते हैं उसको यति कहा गया है, ठीक है। एक पाद जब कंप्लीट होता है तो आप रुकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा नहीं रुका जाता है, सेकेंड रुका जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया है, यति कहा गया है। और वृत्त का मतलब होता है छंद,
ठीक है, वृत्त को ही छंद कहते हैं, ये चीज आप जान लिए हैं। अगला जो है वो अब हम लोग थोड़ा सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। यामा तारा जभान सलगाह, ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, और ये जो है वो क्या है, ला का मतलब लघु हो गया और गा का मतलब यहाँ पे गुरु हो गया। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, ये हो गया। तो ये तो गण का नाम है, ठीक है, ये क्या है, गण का नाम है। लेकिन अब थोड़ा और भी कुछ विशेष चीजों पे ध्यान देना है आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या है, या माता है, या माता उतार दिए, तो यहाँ पे यह जो है क्या है, ह्रस्व है। माँ में यहाँ पे दीर्घ आकार है और ता में भी दीर्घ आकार है। तो या यहाँ पे ह्रस्व इसलिए लघु हो गया, माँ में आकार है इसलिए गुरु हो गया, ता में भी आकार है इसलिए गुरु हो गया। उसी प्रकार से माँ में भी आकार है, यहाँ पे ता में भी आकार है और रा में भी आकार है, यानी कि सारा ही क्या है, ये गुरु है। तो 3 गुरु कर देंगे यहाँ पे। तो माता रा यानी कि मगन में कितने गुरु होंगे, 3 गुरु ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ता में देखिए, ता में आकार है गुरु, रा में भी आकार है गुरु, जा में यहाँ पे आकार नहीं है, ये ह्रस्व है इसलिए यहाँ पे लघु हो जाएगा। रा में आकार है गुरु, जा में आकार नहीं है इसलिए लघु हो जाएगा। भा में आकार है गुरु, उसके बाद जा में आकार नहीं है तो लघु, भा में आकार है गुरु, ना में आकार नहीं है इसलिए लघु हो जाएगा। भा में आकार है गुरु हो जाएगा, ना में आकार नहीं है तो यहाँ लघु हो जाएगा। सा में भी आकार नहीं है इसलिए लघु हो जाएगा। नसल, यहाँ पे देखिए नसल है तो नसल में तीनों में क्या हो जाएगा, लघु 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 हो जाएगा। और सलग, यहाँ सलग में क्या हो जाएगा, सा में ह्रस्व है इसलिए लघु, ला में भी ह्रस्व लघु, और यहाँ पे देखिए आकार है अंतिम में इसलिए सलगा, तो यहाँ पे अंतिम में ये हो जाएगा गुरु, ठीक है, ये गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग जो है वो इसको उदाहरण में देखेंगे, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सूत्र याद रहेगा, या मा तारा जाभान सलगा, इसको 2-3 बार कॉपी में लिख के जो है वो अभ्यास कर लीजिएगा, तभी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब छंद में जहाँ पे यगन रहेगा तो यगन में क्या साइन होगा, तो लघु गुरु गुरु, मगन में क्या हो जाएगा, गुरु गुरु गुरु, तगन में क्या होगा, गुरु गुरु लघु, रगन में गुरु लघु गुरु, जगन में लघु गुरु लघु, भगन में क्या हो जाएगा, तो गुरु लघु लघु, नगन में लघु लघु लघु, और सगन में क्या हो जाएगा, तो लघु लघु गुरु। यानी कि मगन में 3 गुरु हो जाएगा और नगन में जो है 3 लघु हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। तो वंशस्थ छंद का कोई भी श्लोक रहेगा तो आप वंशस्थ हो चाहे फिर क्या बोलते हैं उपजाति हो, इंद्र वज्रा हो, उपेंद्र वज्रा हो, आप किसी में भी जो है वो ये ट्रिक को, ये सूत्र को बस ध्यान में रखेगा तो आपको जो है वो बन जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वंशस्थ छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं कि जो इससे पूर्व में यामा तारा जाभान सलगा वाला जो सूत्र देखे थे उसको हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो है वो सेट हो पा रहा है कि नहीं। आप इससे पहले यामा तारा जाभान सलगा आप लोग जान चुके हैं सूत्र को, उसको कैसे करना है ये भी चीज सीख चुके हैं। अब वंशस्थ छंद में जो है वो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, कहीं कहीं पे पाठ भेद मिलता है और वंशस्थम उदीरितम जरौ ऐसे कहीं कहीं पे मिलता है। तो उसमें आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा अलग अलग कवियों के द्वारा लिखा हुआ रहता तो मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जतौ यहाँ पे द्विवचन है, ठीक है। तो जतौ यानी कि जा से जगन और ता से तगन। यहाँ पे जरौ है, जरौ में जा से जगन और रा से रगन। यहाँ पे भी द्विवचन है इसलिए जगन रगन हो गया, और यहाँ पे भी द्विवचन है इसलिए जगन और तगन हो गया। और इसे क्या कहते हैं, तो वंशस्थ मुदीरितम यानी कि वंशस्थ छंद जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि ये जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये जो लक्षण जो बताया है इस लक्षण के अनुसार इसमें उतर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो किराता जूनियम का मंगलाचरण लिए हैं, पहला ही ये श्लोक है, श्रियः कुरुनाम अधिपस्य पालनिम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत बने बने चरः, ठीक है। आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इससे पहले जो मैं सूत्र बताई थी उसमें जगन आया होगा, तो जगन का क्या है, तो लघु गुरु लघु,
और तगन में क्या होता है, गुरु गुरु लघु, और जगन में फिर से क्या हो जाएगा, लघु गुरु लघु, और रगन में गुरु लघु गुरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कंडीशन जो है वो इससे पूर्व में जितना भी बताया है आपको ये चीज ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे श्रिया है, तो श्रिया में यहाँ पे जो है वो ह्रस्व है इसलिए लघु हो गया। यहाँ पे देखिए या के बाद ठीक या के बाद जो है वो क्या है, विसर्ग है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। ह्रस्व की मात्रा इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। दीर्घ उ है इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। देखते जाइए, ठीक है, जहाँ पे दीर्घ है वहां पे आपको जो है वो एस की सिंबल लगाना है, और जहाँ ह्रस्व है वहां पे एक डंडा खींच देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं हुई होगी। पालनी, पा में आकार है इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। ला में ह्रस्व है यहाँ पे लघु हो गया। अब नी में देखिए क्या है, तो दीर्घ ई की मात्रा भी है और अनुस्वार भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा। प्रजासु, प्र में देखिए ह्रस्व है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लघु हो जाएगा। जा में आकार है यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। सु ह्रस्व की मात्रा इसलिए लघु हो गया। व्री में देखिए यहाँ पे री है नीचे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और बाद में संयुक्त भी है इसलिए भी। और यहाँ पे ह्रस्व ई है फिर, और ह्रस्व ई तो है लेकिन ऊपर में अनुस्वार है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा। यह यहाँ पे ह्रस्व इसलिए लघु हो गया। माँ ह्रस्व इसलिए लघु हो गया। अब यू है, यू के बाद जो क्या है, संयुक्त है। ठीक है, तो संयुक्त से पूर्व वाला जो वर्ण अगर ह्रस्व भी हो तो वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। ठीक है, और फिर अंतिम में यहाँ पे ता है इसलिए ये ह्रस्व हो गया है। तो ह्रस्व हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लघु हो गया। फिर वे में एक की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। दी में ह्रस्व ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पे ये गुरु हो गया, लघु हो गया। तू में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, क्योंकि बाद में क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले में देखिए, यहाँ पे जब 4 हो गया है, 12 वर्ण यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे एक यति हो जाएगा, थोड़ा सा रुकना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 12 वर्ण है, तो ये जो सूत्र है, ये जो लक्षण है, ये पूरा तरह से पहले वाले 2 पाद में जो वो फॉलो हो रहा है। दूसरे में देखिए यहाँ सा है, यहाँ ह्रस्व की मात्रा है इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लघु। फिर यहाँ पे ऊपर में रा है, संयुक्त है इसलिए पहले वाला में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु। उसके बाद ली में जो है वो क्या है, ली तो यहाँ पे ह्रस्व है लेकिन बाद में संयुक्त है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पे गी है, तो गी में दीर्घ ई की मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु। वी ह्रस्व है इसलिए लघु, दी ह्रस्व है इसलिए लघु। ता है यहाँ पे लेकिन बाद में विसर्ग है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब सा में आकार है तो सा में जो है वो आकार तो है नहीं, देख लीजिए समा ययो है, तो सा यहाँ पे ह्रस्व इसलिए यहाँ पे लघु। माँ में आकार है इसलिए यहाँ पे गुरु। या है, या यहाँ पे जो है वो ह्रस्व इसलिए लघु, और यौ है यानी कि औ की मात्रा है यहाँ पे गुरु हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा पाद कंप्लीट हो गया, यानी कि 12 वर्ण यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर उसी तरह से, ये तो और भी आसान है आप लोग के लिए, ये लास्ट वाला पाद है, आप लोग जो है वो इसको देखें फॉलो करके हो रहा है या नहीं। तो मैं समझती हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि आपको जो है वो वंशस्थ छंद जहां पे भी होगा, ठीक है, वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होता है, कुल मिला के 48 हो गए। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं फिर से कोई दूसरा छंद लेकर आऊंगी, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहे। जितने भी वंशस्थ छंद में जो वो लगभग किराता जूनियम हो गया, शिशुपाल का जो शिशुपाल वधम जो काव्य है, ठीक है, वो सारे वंशस्थ छंद में है। आप लोग अभ्यास करें, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही जो है वो आप उस पे निपुणता, आप उसमें निपुण हो जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमः संस्कृता।